तो आज का यहाँ पे वीडियो 30वां नंबर का वीडियो अपन होने वाला है। तो जो मैंने थ्योरी कॉन्सेप्ट का सुबह में वीडियो थोड़ा सा किसी कारण से स्टॉप कर दिए थे, अब फिर से कंटिन्यू आपके एग्ज़ाम तक स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम 11,309 पदों का जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा कंटिन्यू यह अब चलता रहेगा। शाम में तो एमसीक्यू आता ही है जहाँ पे आप लोग को टेस्ट को देखा जाता है कि आप कितना तैयारी कर रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं। अब सुबह में यह कॉन्सेप्ट थ्योरी भी लाएंगे। देखिए, मैं बार-बार कहता हूँ, कहीं से कितना भी एमसीक्यू आप लोग पढ़ लीजिए, लेकिन जॉब आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद ही होगा, ठीक है ना? तो हम सोचते हैं कि एक वीडियो लाएँ जिससे आप लोग को कुछ थ्योरी पार्ट भी मजबूत हो, और एक वीडियो में कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू का देते हैं शाम में, जिसमें आपका टेस्ट भी, आपका तैयारी भी परख लिया जाए, ठीक है? चलिए, देखिए, रोटा वायरस वैक्सीन विशेष रूप से रोटा वायरस संक्रमण को रोकने के लिए डिज़ाइन की गई है। आपको एक बात ध्यान में रखना होगा, रोटा वायरस से एक वायरस संक्रमण है जिसके लिए रोटा वायरस वैक्सीन बनाया गया है। जैसे आपको पता है, टीबी के लिए आपका बीसीजी वैक्सीन है, ठीक है? टिटनस के लिए टीटी का टीका दिया जाता है, टिटनस टॉक्साइड का, पता है आपको। उसी प्रकार से एमएमआर का जो रोग होता है, मम्प्स मीजल्स रूबेला, इसके लिए एमएमआर का वैक्सीन है। तो अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग वैक्सीन तैयार किए गए हैं, ठीक है? तो इसी प्रकार से रोटा वायरस के लिए रोटा वायरस वैक्सीन तैयार किया गया है, जो शिशुओं और छोटों बच्चों में गंभीर दस्त और उल्टी का एक समान कारण है। अब जो छोटा बच्चा होता है, ये रोटा वायरस संक्रमण क्या करता है, जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो शिशु होते हैं, उनको ज़्यादातर परेशान करता है और उनमें डायरिया, उल्टी जो है उत्पन्न करता है। यह टीका रोटा वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी बनाने में मदद करता है, जिससे संक्रमण की गंभीरता और घटना कम हो जाती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में आपको रखना है। रोटा वायरस बच्चों में गंभीर डिहाइड्रेशन का कारण बन सकता है। अब रोटा वायरस चूँकि एक संक्रमण है, तो इसके होने से अभी ऊपर पढ़े हैं कि डायरिया, निर्जलीकरण होता है। तो उससे जब दस्त होगा तो ज़ाहिर-सी बातें हैं, बॉडी से पानी निकलेगा तो निर्जलीकरण का कारण बनेगा ही, जिसके लिए अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता हो सकती है। अब आप लोग देखते होइएगा, बहुत लोग को इतना ज़्यादा दस्त हो जाता है, पानी निकल जाता है शरीर से कि उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाता है। उस कंडीशन में व्यक्ति अस्पताल में भर्ती होने के कगार पर आ जाता है, ठीक है? तो डिहाइड्रेशन एक काफ़ी सीवियर कंडीशन होता है। टीका आमतौर पर 2 महीने की आयु से शुरू होकर कई खुराक में मौखिक रूप से दिया जाता है। रोटा वायरस जो टीका होता है, यह 2 महीने की उम्र से शुरू होता है और अलग-अलग खुराक में ओरल मुंह के द्वारा दिया जाता है, ठीक है? आगे है, रोटा वायरस वैक्सीन के 2 मुख्य प्रकार हैं। जो रोटा वायरस अपन है, ये 2 मुख्य प्रकार होता है, एक रोटारिक्स और एक रोटाटेक, ठीक है ना? रोटारिक्स और रोटाटेक, जो दोनों रोटा वायरस गैस्ट्रोएंटेराइटिस को रोकने में प्रभावी है। अब गैस्ट्रोएंटेराइटिस क्या होता है? तो वही जो जठरांत्र जो होता है, उसके रोग को रोकने में प्रभावी होता है। अब चूँकि जो कि बेसिकली आपका रोटा वायरस होता है, यह आपके आंतों को ही प्रभावित करता है, जिससे बहुत ज़्यादा डायरिया, दस्त, उल्टी होने लगता है बच्चा में, जिससे बॉडी निर्जलीकरण होने लगता है और ऐसा भी कंडीशन आता है कि भर्ती का कगार भी बन जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में आपको रखना है। 2 प्रकार है, रोटारिक्स और रोटाटेक, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आईपीवी का उपयोग पोलियो वायरस से बचाने के लिए किया जाता है और आईपीवी जो होता है, ये किसके लिए दिया जाता है? पोलियो से बचाने के लिए। अब पोलियो क्या करता है? पोलियो का मेडिकल भाषा में जो नाम है, पोलियोमाइलाइटिस, ठीक है? पोलियोमाइलाइटिस नाम है। अब पोलियो जो वायरस होता है, यह पोलियोमाइलाइटिस का कारण बनता है, ठीक है? एक ऐसी बीमारी है जो पैरालाइसिस का कारण बनता है। पोलियो से देखते होइएगा हाथ पैर सूख जाता है, ठीक है, बच्चा में। यह टीका इंजेक्ट किया जाता है और ओरल पोलियो वैक्सीन से अलग है। आईपीवी जो होता है, यह ओपीवी से अलग है। ओपीवी होता है ओरल पोलियो वैक्सीन, जो मुंह के द्वारा दिया जाता है, 2 बूंद, आप लोग को पता है, और दोनों का काम है पोलियो वायरस से सुरक्षित रखना, ठीक है? इसी प्रकार एमएमआर होता है, मम्प्स, ठीक है ना? मम्प्स, मीजल्स एंड रूबेला। ये एमएमआर 3 जो है समूह का एक ही आपका वैक्सीन होता है।
एमएमआर वैक्सीन 3 बीमारियों से बचाता है, अभी बताएं। मम्प्स, मीजल्स, रूबेला। यह संयोजन वैक्सीन आमतौर पर, यानी यह एक कॉम्बिनेशन वाला वैक्सीन है जो आमतौर पर 12 से 15 महीने यानी 9 से 12 महीने की आयु में बच्चों को दी जाती है, और दूसरी खुराक जो है 3 से 5 साल की उम्र में दी जाती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, समझ गए। तो ये हो गया एमएमआर। अब मैं आगे बढ़ता हूँ डीटीपी। डीटीपी जिसे हम लोग डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस कहते हैं, इसे हम लोग डीपीटी भी कहते हैं, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस। यह भी संयोजन कॉम्बिनेशन वाला टीका है। ठीक है, यह डीपीटी 3 बीमारी डिप्थीरिया, टिटनेस और पर्टुसिस जिसे काली खांसी कहते हैं, इससे जो है बचाता है, सुरक्षा देता है। यह आमतौर पर 2 महीने की आयु से शुरू होने वाले शॉट्स की एक श्रृंखला में दिया जाता है। ठीक है, डीपीटी जो होता है 2 महीने से शुरू हो जाता है और यह कंटिन्यू जो है अलग अलग स्टेजेज में दिया जाता है। ओके, अब आता है हिब वैक्सीन विशेष रूप से हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमणों से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हिब एक वैक्सीन है HIV, ठीक है, जिसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कहते हैं। यह टाइप बी बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमण से बचाता है। हिब जो वैक्सीन है यह हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी बैक्टीरिया के कारण जो संक्रमण होता है इससे बचाने के लिए HIV वैक्सीन तैयार किया गया है। ओके, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी गंभीर बीमारी जैसे मेनिंजाइटिस, निमोनिया, ठीक है, एपिग्लोसाइटिस और सेप्टिक अर्थराइटिस का कारण बन सकता है, खासकर छोटे बच्चों में। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। जो HIV वैक्सीन है ये आपको क्या होता है, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी गंभीर बीमारी, यह एक नाम है, ठीक है ना, यह एक बैक्टीरिया का नाम है और ये बैक्टीरिया से आपके कौन कौन से बीमारी हो सकते हैं, तो मेनिंजाइटिस, निमोनिया, एपिग्लोटाइटिस और सेप्टिक अर्थराइटिस, इन सब का कारण ये बन सकता है। और इसके लिए कौन सा है वैक्सीन, HIV, ठीक है, और यह खासकर छोटे बच्चों में होता है। ओके, आगे बढ़ता हूँ। वैक्सीन शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को एंटीबॉडी उत्पन्न करने के लिए उत्तेजित करता है। वैक्सीन जो होता है हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को क्या करता है, उत्तेजित करता है एंटीबॉडी उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, जो भविष्य में उजागर होने पर बैक्टीरिया को पहचान सकती है और उनसे लड़ सकती है। मान गए हम BCG का टीका टीबी के लिए देते हैं, तो अभी दे दिए तो ये 15 से 20 साल तक बचाएगा टीबी से। तो जब भी कोई टीबी का इन्फेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्मजीव बॉडी में आएगा तो वहाँ पे जो BCG का टीका लिया है तुरंत एक्टिव होगा, और एक्टिव होगा तुरंत पहचानेगा, ओहो ये तो भाई टीबी उत्पन्न करेगा, मारो इसको मारो। और वहाँ पे बॉडी का जो एंटीबॉडी होता है वह सक्रिय हो जाता है और ये बैक्टीरिया को पहचान कर हमला कर देता है, जिससे बॉडी में टीबी नहीं होता है। ओके, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो होता है HBV, यह कारण होने वाला एक लीवर संक्रमण है। हेपेटाइटिस B, A, B, C, D, E 5 प्रकार का होता है ना, तो इसमें B हो गया, यह जो है लीवर के संबंधित हेपेटाइटिस जो है लीवरेस का रोग ही है, और इसे हेपेटाइटिस बी द्वारा वैक्सीन द्वारा रोका जाता है, न कि HIV वैक्सीन द्वारा। तो HIV तो अभी पढ़ लिए हैं कि किसको रोकता है, और हेपेटाइटिस को रोकना है तो हेपेटाइटिस का वैक्सीन भी आता है। अब बात आती है यहाँ पे इन्फ्लुएंजा जिसे आमतौर पर फ्लू के नाम से भी जानते हैं। आप लोग देखते हो यह कहीं कहीं सीधा फ्लू लिख देगा, तो फ्लू एक प्रकार से इन्फ्लुएंजा को ही कहा जाता है। ठीक है ना, इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा जो है इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। फ्लू वैक्सीन का उपयोग इन्फ्लुएंजा को रोकने के लिए किया जाता है, न कि हिब वैक्सीन। तो एक बात समझ लीजिए, इन्फ्लुएंजा अलग है और HIV अलग है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B अलग है। एक बात ध्यान में रख लीजिए, ठीक है ना। तो इन्फ्लुएंजा वायरस को रोकने के लिए इन्फ्लुएंजा के लिए एक वैक्सीन ही है जो रोकता है, न कि HIV वैक्सीन काम देगा, समझ लीजिए। ओके, अब बातें आता है टिटनस। ठीक है, टिटनस
तो आपको पता होगा टिटनस क्लोस्ट्रेडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, पता है आप लोग को। टिटनस वैक्सीन का उपयोग इस स्थिति को रोकने के लिए किया जाता है। अब टिटनस जो वैक्सीन दिया जाता है वह टिटनस को रोकने के लिए किया जाता है, न कि HIV वैक्सीन, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे है यहाँ पे HIV वैक्सीन का उपयोग विशेष रूप से हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी संक्रमण को रोकने के लिए किया जाता है। अभी बताएं ऊपर, यह छोटे बच्चों में गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है, जिससे गंभीर और कभी कभी जानलेवा स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उसके लिए HIV वैक्सीन है। HIV अलग है और आपका इन्फ्लुएंजा अलग है। चेचक एक अत्यधिक संक्रामक और घातक रोग है। देखिए, चेचक जो होता है ये एक घातक और संक्रामक रोग है जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित किया है। चेचक बहुत खतरनाक है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैलने लगता है। दुनिया में यह लाखों लोगों को प्रभावित भी किया है। यह वेरियोला वायरस के कारण होता था और इससे गंभीर जटिलताएं और उच्च मृत्यु दर हो सकती थी। चेचक एक काफ़ी गंभीर बीमारी था और यह वेरियोला वायरस के कारण जो है आपका संक्रमण होता है। अब इससे जाहिर सी बातें हैं कि जब गंभीर है तो जटिलता और मृत्यु दर इसका उच्च था, समझ गए, चेचक का। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे WHO कहते हैं, इसके नेतृत्व में एक व्यापक और समन्वित वैश्विक टीकाकरण अभियान के माध्यम से 1980 में चेचक को समाप्त घोषित किया गया था। अब एक बात ध्यान रखिए, वैश्विक रूप से कब घोषित किया गया था, कब घोषित किया गया था चेचक को समाप्ति का? 1980 में। इसका मतलब यह है कि रोग अब प्राकृतिक में मौजूद नहीं है और दुनिया में कहीं भी चेचक के होने के कोई मामले नहीं हैं। इसीलिए WHO वैश्विक रूप से 1980 में जो है आपको इसे समाप्ति का घोषणा कर दिया था, ठीक है ना। एक बार जब रोग समाप्त हो गया तो चेचक के खिलाफ नियमित टीकाकरण की आवश्यकता भी समाप्त हो गई। परिणाम स्वरूप चेचक के खिलाफ टीकाकरण बंद कर दिया गया। अब जाहिर सी बात है, जब WHO ही जो है घोषणा कर दिया कि अब चेचक दुनिया में नहीं है और इसके मामले नहीं मिल रहे हैं, तो फिर उसका टीकाकरण करने का कोई मतलब ही नहीं था, तो इसका टीकाकरण को भी बंद कर दिया गया, ठीक है। आगे है यौवन अवस्था, एक वयस्क में परिपक्व होने और प्रजनन की क्षमता विकसित करने के लिए एक बच्चे के शरीर में शारीरिक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है। यौन अवस्था, यौवन अवस्था को हम लोग यौना आरंभ भी कहते हैं, ठीक है, यौना आरंभ भी कहते हैं। यह संभवतः 12 से 16 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाता है। मेल और फीमेल, बॉयज और गर्ल दोनों में जो है आपको अलग अलग परिवर्तन दिखते हैं। जैसे दोनों में आपको जो है प्रजनन क्षमता, यानी कहा जाए तो बच्चे जन्म देने की क्षमता विकसित होने लगते हैं। शरीर में मैच्योरिटी आने लगता है, यानी परिपक्व, जैसे दाढ़ी मूछ आने लगना, आवाज़ में परिवर्तन होना, सीने का उभार होना, ठीक है, गुप्तांग का जो है विकसित होना, ये सब शारीरिक परिवर्तन होने की एक प्रक्रिया है जिसे हम लोग यौना आरंभ या यौना अवस्था कहते हैं। आगे है थैलार्चे या ब्रेस्ट बडिंग। यह आमतौर पर पहला संकेत होता है। कोई भी यौना अवस्था शुरू होता है तो थैलार्चे फर्स्ट जो है इंडिकेटेड करता है। यह अक्सर एक तरफा हो सकता है, थैलार्चे, समझ गए, थैलार्चे। उसी प्रकार से मेनार्चे है। आमतौर पर स्तन विकास के 2 से 3 साल बाद मेनार्चे से पहले ग्रोथ स्पर्ट शिखर पर होता है। तो मेनार्चे बेसिकली स्तन विकास का समय होता है और यह 2 से 3 साल बाद होता है, ठीक है। आगे है पवर्चे। पवर्चे जघन बालों का विकास, यानी जो प्यूबिक जो हेयर होता है उसमें विकास, चाहे मेल हो या फीमेल हो, इसमें जो है आपके जघन बाल का विकास होने लगता है पवर्चे में, ठीक है। अब है यहाँ पे यौना आरंभ को थैलार्चे द्वारा चिन्हित किया जाता है, यानी जब आपको फर्स्ट जो आरंभ होता है, यौन आरंभ, जिसे यौना अवस्था का शुरुआत कहते हैं, इसे थैलार्चे द्वारा हम लोग इंडिकेट करते हैं, चिन्हित करते हैं। यानी सीधा हम लोग कहें कि यौना आरंभ को थैलार्चे कहते हैं, जिसका अर्थ है माध्यमिक यौन चरित्रों का विकास होना। थैलार्चे का अर्थ होता है कि यौन चरित्र का विकास होना,
ठीक है, मतलब धीरे धीरे विकास दिखने लगता है। थैलार्चे का आयु जो होता है आपके सामने में है। मेनार्चे का आयु 10 से 16 वर्ष होता है, ठीक है, जो कि एक बीच का समय होता है। आगे है, यह मस्तिष्क से गोनाड और अंडाशय तक हार्मोनल सिग्नल द्वारा शुरू किया जाता है। आगे आपको पता चलेगा। लड़कियां 10 से 11 साल की उम्र में यौवन शुरू करती है और 15 से 17 साल की उम्र में यौवन पूरा करती है। यानी 10 से 11 या 12 कहिए, यहाँ पे लड़की का जल्दी शुरू हो जाता है यौनारंभ, लड़का से पहले। और यह मैच्योर 15 से 17 साल में ये अपने आप को पूरा कर लेती है। यानी 15 से 17 साल में कोई भी गर्ल जो है उसको पूर्ण विकसित जो है उसका जो भी विकास होने वाला होता है यौवन का, वो हो चुका होता है। आगे है, लड़के आमतौर पर कुछ समय ज़्यादा लेते हैं इनके यौनारंभ शुरू होने में, और यह बेसिकली आपको 11 से 12 साल की उम्र में शुरू होता है और 16 से 17 साल की उम्र में ये पूरा करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बॉयज जो है गर्ल्स की तुलना में देरी से शुरू करता है अपना यौनारंभ और देरी से ख़त्म भी इसका पूरा भी होता है। ओके, आगे है थायरोक्सिन जो है यह थायराइड ग्रंथि का एक अंतःस्रावी स्राव है। यानी थायरोक्सिन जो होता है थायराइड ग्रंथि का ग्लैंड का एक इंडोक्राइन सिक्रेशन है। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए प्रतिदिन 120 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। यह शरीर की बुनियादी चयापचय दर को नियंत्रण करता है। तो जो आपका थायरॉक्सिन होता है, जो थायराइड ग्रंथि होता है, वह मेटाबॉलिज्म में काफ़ी भूमिका निभाता है, ठीक है। जिनका भी थायराइड का समस्या होता है उनको मेटाबॉलिज्म में समस्या हो जाता है, उनका बॉडी मोटा होने लगता है चूँकि उनका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाता है, जिससे फैट उनका जो है शरीर में बढ़ने लगता है और उनका जो इन कैलोरी बर्न होना चाहिए वो फैट में कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है ना। प्रतिदिन 120 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है और जो थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए आपको प्रतिदिन 120 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है, जो आपके बुनियादी थायराइड ग्रंथि जो है ये काम करता है। आगे है एस्ट्रोजन या ईस्ट्रोजन। यह एक लिंग हार्मोन है जो मादा जनन प्रणाली यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और द्वितीयक लिंग विशेषताओं के विकास और विनिमय के लिए जिम्मेदार है। कहने का मतलब है एस्ट्रोजन और ईस्ट्रोजन जो होता है यह आपके यह सेक्सुअल हार्मोन है जो फीमेल के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके होते हैं। जिस प्रकार से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यह मेल हार्मोन है, उसी प्रकार से एस्ट्रोजन और ईस्ट्रोजन यह दोनों फीमेल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ में मादा जनन प्रणाली के लिए तो है ही, साथ में जो द्वितीयक लिंग होता है जैसे गर्भ अवस्था, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोनों होता है। आगे है पुटक उद्दीपक हार्मोन, ठीक है। पुटक ल्यूजिनाइटिंग हार्मोन जो होता है, ठीक है ना, यहाँ पे देख लीजिए। स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है आप लोग देख लीजिए, यह हार्मोनल विकास और मादाओं के अंडाशय और पुरुषों के वृषण के कार्य के लिए आवश्यक हार्मोन में से एक है। पुटक उद्दीपक हार्मोन जो होता है यह हार्मोन जो है आपके विकास और मादा में फीमेल में अंडाशय और पुरुषों के वृषण के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो आपका यहाँ पे देख लीजिए, तो देखिए ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जिसे एफएसएच कहते हैं, यह एफएसएच मेल के टेस्टिज के लिए और फीमेल के लिए ओवरी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। महिलाओं में यह हार्मोन अंडाशय में यानी ओवरी में डिंब ग्रंथि के रोमों को विकास को उत्तेजित करता है, जो कि एक पुटक से अंड के निकलने से पहले होता है। जो पुटक जो होता है उससे अंडा के निकलने से पहले जो है होता है। बेसिकली ये जो एफएसएच होता है यह महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह ओवरी में डिंब ग्रंथि को विकास में भूमिका निभाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे
पीयूष ग्रंथि प्यूटरी ग्लैंड अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के काम काज को नियंत्रण करता है। यानी जो प्यूटरी ग्लैंड होता है जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, यह डिफरेंट डिफरेंट जो इंडोक्राइन ग्लैंड है उसको कंट्रोल करता है, उसके कामों को। ठीक है। पीयूष ग्लैंड जो होता है अक्सर मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि इसके हार्मोन थायराइड ग्रंथियों, अंडाशय और वृषण जैसे अंतःस्रावी तंत्र के एक अन्य भाग को नियंत्रण करता है। यानी मास्टर ग्रंथि इसे इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह अलग अलग अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। समझ रहे हैं। आगे है, पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं, एक होता है अग्र एंटेरियर और एक होता है पोस्टेरियर, पीछे वाला भाग। दोनों भाग के अलग अलग कार्य हैं। यह अग्र मस्तिष्क के आधार पर स्थित होता है और यह 1 इंच व्यास का 1/3 होता है। तो कुल मिला के पीयूष ग्रंथि के दो लोब, एंटेरियर पोस्टेरियर, चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है। आगे है थायराइड ग्रंथि एक तितली के आकार की ग्रंथि है। यानी थायराइड ग्लैंड जो होता है वह आपके तितली के आकार का जो है आपका एक संरचना जो है आपका होता है। ठीक है ना। चलिए, ये हो गया। और यह गले के आधार में स्थित होता है। जो आपका ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया के नीचे जो है आपका यह जो है लगा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह हार्मोन को रिलीज करता है, थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है, जो मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करता है। यह 2 इंच लंबा होता है। थायराइड अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा है जो ग्रंथियों से बना होता है। यह ग्रंथि हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से आयोडीन का उपयोग करता है और आयोडीन के उपयोग करके यह थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है। समझ गए, ध्यान दीजिएगा। आगे है, पीनियल ग्लैंड एक छोटी मटर के आकार की ग्रंथि है। पीनियल और प्यूटरीट दोनों अलग अलग है। पीनियल एक मटर के आकार के ग्रंथि है। यह मस्तिष्क में स्थित होता है। इसे तीसरी आँख कहा जाता है। यह लगभग 1/3 इंच लंबी होती है और यह लाल भूरे रंग के ग्रंथि होती है। पीनियल ग्रंथि अक्सर एक्सरे में दिखाई देती है। ओके। अधिवृक्क ग्रंथियां एड्रिनल ग्लैंड्स छोटी ग्रंथियां होती है। यह प्रत्येक किडनी के ऊपर में स्थित होते हैं। यानी इधर किडनी है, इधर किडनी है, दोनों किडनी के ऊपर में एक पीला सा छोटा सा आपको ये एड्रिनल ग्लैंड होते हैं। ठीक है। कपालीय तंत्रिकाओं 12 युग्म होते हैं। यानी जो क्रेनियल नर्व होते हैं टोटल 12 पेयर में होते हैं, आपको पता है। कपालीय तंत्र यानी क्रेनियल नर्व सीधे मस्तिष्क से निकलती है, सीधा ब्रेन से निकलता है, जाल होता है एक। यह मस्तिष्क और शरीर के कुछ हिस्सों के बीच सूचना प्रसारित करता है। नर्व का काम है संदेश, ठीक है, संदेश को भेजना। तो यह भी सूचना का काम करता है। ठीक है। जैसे हमको कोई गंध का काम, गंध आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन को गंध का संदेश आया है। ठीक है ना। पुरुष ग्रंथि जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं से स्राव मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड से जो सिक्रेशन होता है वो मूत्र मार्ग में ही जो है आपको आता है। ठीक है। पुरुष ग्रंथि जो होता है, अधिकांश स्तनधारियों में पुरुष एक पुरुष प्रजनन प्रणाली की बाह्यस्रावी ग्रंथि नलिकाओं वाली ग्रंथि होती है। पुरुष प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ पुरुषों में होता है, महिलाओं में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। यह एक अखरोट के आकार की ग्रंथि होती है जो ब्लेडर यानी जो मूत्राशय होता है और लिंग के बीच में स्थित होता है। ठीक है। मूत्राशय पीछे होता है, इसके आगे थोड़ा सा प्रोस्टेट होता है, फिर आगे आपका पेनिस लिंग होता है। ठीक है। प्रोस्टेट जो है मलाशय के ठीक सामने होता है। शरीर से मूत्र को बाहर निकलने के लिए मूत्राशय से लिंग तक मूत्र मार्ग पुरुष तत्व केंद्र से संचालित होता है। प्रोस्टेट का कार्य एक तरल पदार्थ का स्राव करना है जो वीर्य की मात्रा में योगदान देता है। प्रोस्टेट का काम होता है बेसिकली कि जो सीमेन निकलता है उसमें एक द्रव, चिपचिपा द्रव को सीक्रेट करता है, जो है उसमें छोड़ता है, जिससे जो सीमेन होता है उसका मात्रा बढ़ता है और साथ में लुब्रिकेंट चिकनाई पैदा करता है। ठीक है। और अम्लीयता को भी नष्ट करता है, ध्यान रखिएगा। आगे है, स्रावित तरल शुक्राणु का पोषण और सुरक्षा करता है। अब देखिए होता क्या है, जो फीमेल का वेजिना होता है ये ज़्यादा अम्लीय होता है। अम्लीय होने से अगर पुरुष का सीमेन अगर फीमेल के वेजिना में गया
तो वहाँ पे अम्लीय होने से जो शुक्राणु है डेड हो जाएगा, मर जाएगा। इसके लिए प्रोस्टेट क्या करता है, अपना फ्लूइड छोड़ता है जो क्या होता है, क्षारीय होता है। अब फ्लूइड छोड़ता है जो कि सीमेन में जाके मिलता है, और वह अगर जाता है वेजिना में तो वहाँ पे मिलने से जो अम्लीयता है वेजिना में उसको कम कर देता है, जहाँ पे जो स्पर्म होता है नहीं मर पाता है और वो आगे जाता है अपने प्रेगनेंसी या जो भी के लिए। ठीक है, ये इसका काम है। हो गया। आगे हम लोग अब जब भी आगे आएगा हम लोग पढ़ेंगे। आज का वीडियो जो कि 30 नंबर का वीडियो था यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, बाकी आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए, प्रोस्टेट जो होता है सिर्फ पुरुषों में होता है, जिस प्रकार से अंडाशय सिर्फ जो है महिलाओं में होता है, उसी प्रकार से पुरुषों में सिर्फ प्रोस्टेट होता है। और मैं बात करूँ यहाँ पे जिस प्रकार से टेस्टिज जो होता है, टेस्टिज भी सिर्फ जो है मेल में होता है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है। ठीक है, बनाता है, रिलीज करता है। ओके, जो आप लोग FSH कहते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह स्टिमुलेट करता है। ठीक है, जो ओवरी में आपका अंडाशय में जो अंडा बनता है उसको स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसी प्रकार से आप लोग पढ़ेंगे, इन चीज़ों को ध्यान में दीजिएगा। अब हम लोग कंटिन्यू थ्योरी का वीडियो करते रहेंगे। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद।